यदि आप 1000 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहे हैं तो आपको भूमध्य रेखा के चारों ओर गाड़ी चलाने में लगभग 1 दिन लगेंगे। चंद्रमा तक ड्राइव करने में 10 दिन लगेंगे। मंगल ग्रह पर उसके निकटतम बिंदु पर ड्राइव करने में 16 वर्ष और नेपच्यून तक ड्राइव करने में लगभग 308 वर्ष लगेंगे। अकेला सौर मंडल बहुत विशाल है। 1977 में नासा ने 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में एक यान वोयाजर 1 भेजा था और ये 2012 तक सौर मंडल से बाहर नहीं निकला था। इसे सौर मंडल से बाहर निकलने के लिए 35 वर्षों तक 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाना होगा। यहां तक कि प्रकाश, जो 1 सेकंड में ग्रह के चारों ओर 7 बार चक्कर लगा सकता है, सौर मंडल के विशालकाय आकार की तुलना में बहुत छोटा है। हम प्रकाश की गति से लगभग 500 गुना तेज गति से जूम आउट कर रहे हैं। आमतौर पर हमारे सूर्य से प्रकाश को इतनी दूर तक आने में 8 घंटे का समय लगते हैं और हमने इसे लगभग 1 मिनट में पूरा कर लिया। सौर मंडल बिल्कुल विशालकाय है और आकाशगंगा की तुलना में बहुत ही मामूली है। आकाशगंगा में लगभग 300 अरब तारे हैं। अधिकांश के पास उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों का अपना परिवार है। हमारा निकटतम पड़ोसी तारामंडल अल्फा सेंटोरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। यदि नेपच्यून की कक्षा से बाहर सौर मंडल को एक कमरे के आकार तक छोटा कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि अगला तारामंडल अल्फा सेंटोरी कितनी दूर होगा? एक अनुमान करें। यदि सौरमंडल को एक कमरे के आकार तक छोटा कर दिया जाए तो अगला तारामंडल 300 फीट दूर होगा। पहले मैंने उल्लेख किया था कि नेपच्यून तक जाने में 308 वर्ष लगेंगे। अब कल्पना करें कि अगले तारे तक ड्राइव करने में कितना समय लगेगा। यहां तक कि 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली वोयाजर 1 को भी वहां तक पहुंचने में 77,000 साल लगेंगे। अगला तारा मंडल अत्यंत दूर है, फिर से अल्फा सेंटोरी, और हम इसे नारंगी गोले का उपयोग करेंगे जो हमारे सौर मंडल की सीमा को दिखाने के लिए सैद्धांतिक या बादल का प्रतिनिधित्व करता है। ऑट क्लाउड हमारे ग्रह मंडल को घेरने वाला एक विशाल गोलाकार बादल है और सूर्य से लगभग 1 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यह नेपच्यून की कक्षा से 1 या 2000 गुना बड़ा है और आप में से जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए वोयाजर ने इसे कितनी दूर तक तय किया है, आइए अपनी यात्रा जारी रखें। वो आर्द्रा तारा जिसको बीटलजूस भी कहते हैं, एक तारा जो 724 प्रकाश वर्ष दूर है और हमारे सूर्य से 1000 गुना बड़ा है। हम थोड़ी देर में बीटलजूस पर वापस आएंगे। जैसे जैसे हम जूम आउट करते रहेंगे आपको रेडियो क्षेत्र दिखाई देगा। पिछले लगभग 100 वर्षों में हमारे शुरुआती रेडियो प्रसारणों ने इतनी ही दूरी तय की है। हमारा रेडियो प्रसारण हालांकि अब तक बहुत खराब हो चुका है, लगभग 15,000 तारा प्रणालियों तक पहुंच गया है, जो आकाशगंगा के तारों का केवल 120 मिलियनवां हिस्सा है। अब फिर से बीटलजूस में आते हैं। यदि आप आज रात के आकाश में बीटलजूस को देखें तो आप जो प्रकाश देख रहे हैं वो कोलंबस के नई उड़ान भरने से लगभग 100 वर्ष पहले अपनी सतह पर से उत्पन्न हुआ था। ये प्रकाश की गति से इतनी लंबी यात्रा कर रहा है और यह हमारे ग्रह पर अभी पहुंच रहा है। सार्वभौमिक दृष्टि से इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि बीटलजूस काफी स्थानीय है। और आपके दिमाग को और भी चकित करने के लिए हमारा रेडियो क्षेत्र आकाशगंगा में बस एक छोटा सा ब्लिप है। आइए इस सादृश्य को पहले से अगले स्तर तक ले जाएं। यदि हमारे सौर मंडल को फिर से एक कमरे के आकार तक छोटा कर दिया जाए तो पूरी आकाशगंगा उत्तरी अमेरिका के आकार की होगी और अन्य 300 अरब कमरे होंगे जो अन्य तारा प्रणालियों और उनके ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक क्षण के लिए इसकी कल्पना करें। कमरे पूरे उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं, लगभग हर 300 फीट पर सभी दिशाओं में। हम तारों और ग्रहों के इन 300 अरब कमरे में से एक हैं जो इस विशाल समुद्र में तैर रहे। हमारी आकाशगंगा से परे कम से कम 1 ट्रिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। 1 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी संख्या है, यानी 10 लाख गुना 10 लाख। आइए इसे सरल बनाएं। मान लीजिए कि आपके पास 1000 बिल्लियों का एक समूह है
और ऐसे समूहों की संख्या 1000 है, वो 10 लाख बिल्लियां हैं। अब एक ट्रिलियन प्रत्येक बिल्ली के लिए। याद रखें कुल मिलाकर 10 लाख हैं, लेकिन प्रत्येक एक बिल्ली अन्य 10 लाख बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करेगी। ये बहुत सारी कैटफॉइट है। 1 ट्रिलियन 10 लाख मिलियन गुना है, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये गिनती 10 लाख बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करेगी और यह बिल्ली अन्य 10 लाख बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करेगी। यहाँ प्रत्येक बिल्ली 10 लाख बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ इतनी ही आकाशगंगाएं हैं। हमारी निकटतम पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जो 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, वर्तमान में 6,70,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से हमारी ओर आ रही है। जैसे जैसे ये करीब आएगा, हमारा रात का आसमान काफी हद तक बदल जाएगा। एंड्रोमेडा में लगभग 1 खरब तारे हैं, और जब यह आकाशगंगा और उसके 300 अरब तारों से टकराता है, तो वास्तव में ये बहुत कम संभावना है कि किसी भी आकाशगंगा से एक भी तारा एक दूसरे से टकराएगा। मुझे यकीन है कि यह कुछ लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, लेकिन यह वास्तव में आकाशगंगा में तारों के बीच विशाल स्थान को दर्शाता है। यह वास्तविक टक्कर से अधिक ध्रुवीय टक्कर है। हो सकता है कि ये आकाशगंगा टकराव तारों और आकाशगंगाओं के बीच जीवन की यात्रा की अनुमति देते हों। आकाशगंगाएं वे स्थिर प्रणालियां नहीं हैं जिन्हें हम पहले मानते थे, वे एक गतिशील प्रणाली हैं। जैसे ही हम जूम आउट करते हैं, तो हम अपने आकाशगंगाओं के स्थानीय समूह को देखते हैं और फिर वर्गो तारा समूह को देखते हैं, जो 1500 से अधिक आकाशगंगाओं से बना है। वर्गो सुपर क्लस्टर लगभग 20,000 आकाशगंगाओं से बना है, लेकिन यह उससे भी बड़े सुपर क्लस्टर लानियाकिया का एक छोटा सा लोब है, जो लगभग 1 लाख आकाशगंगाओं से बना है। 1 लाख आकाशगंगाएं, जिनमें से प्रत्येक के अपने सैकड़ों अरब तारे और ग्रह हैं। अवलोकनीय ब्रह्मांड में लानियाकिया जैसे अन्य 10 मिलियन सुपर क्लस्टर हैं। जैसे जैसे हम जूम आउट करते रहेंगे, आपको अधिक से अधिक आकाशगंगाएं दिखाई देंगी जिनका मानचित्रण किया गया है। ये वास्तविक आकाशगंगाएं और उनके स्थान हैं, और यह वास्तव में वहां जो कुछ है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सैकड़ों अरबों अधिक आकाशगंगाएं हैं, उन्हें अभी तक मानचित्रण नहीं किया गया है। अंधेरे क्षेत्र को अंधकार का शून्य कहा जाता है। ये क्षेत्र हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर धूल और अन्य तारों द्वारा अवलोकन से अवरुद्ध हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, काला क्षेत्र या अवरुद्ध भाग और चौड़ा होता जाता है। लाल बिंदु भी आकाशगंगाएं हैं। इन आकाशगंगाओं से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में इतना समय लगा है कि हम इन आकाशगंगाओं को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वे अरबों साल पहले अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं। हम अरबों वर्ष अतीत देख रहे हैं। वास्तव में, जब भी आप सितारों को देखते हैं, तो आप अतीत को देख रहे होते हैं। अंत में, हम ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण तक पहुंचते हैं। ये सबसे पुराना प्रकाश है जिससे हम बिग बैंग से बची हुई अवशिष्ट गर्मी का पता लगा सकते हैं। अवलोकनीय ब्रह्मांड से परे क्या है? हम जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक आकाशगंगाएं मौजूद हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि उनसे उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त, जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार होता जा रहा है और आकाशगंगाएं हमसे दूर होती जा रही हैं, इन बहुत दूर स्थित अधिकांश आकाशगंगाओं का प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये क्षेत्र हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो सकते हैं। ब्रह्मांड कितना आगे तक फैला है? भौतिकी के नियमों के आधार पर अनुमान लगाने से, जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड अवलोकन योग्य ब्रह्मांड से कम 250 गुना बड़ा है। ये कम से कम इतना बड़ा है। और इसमें सम्मोहक तर्क हैं जो और भी बड़े और संभवतः अनंत हैं। यहाँ एक बड़ी तस्वीर है। ब्रह्मांड क्या है? हम क्या हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप दूर के ग्रह की कुछ चीजों को ले सकते हैं। पहला, मैं कई दशकों तक जीवित रहूंगा और फिर मर जाऊंगा। और यही होगा। या 2, आप सोच रहे होंगे, वाह, मैं इस अकल्पनीय रूप से बड़े, संभवतः अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं जो संभावित रूप से जीवन से भरपूर है। इस चीज का एक हिस्सा जो मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता है। एक ऐसी चीज जो वास्तव में कोई भी नहीं समझता है। इस ग्रह का एक हिस्सा, अंतरिक्ष के समुद्र में इस नोड का एक हिस्सा जो जीवन में आ रहा है। और उसके बाद चीजें बहुत आध्यात्मिक हो सकती हैं।
हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार ब्रह्मांड में अकेलापन महसूस करना आसान है। हमारा मानना है कि हम अलग अलग प्राणी हैं जो एक छोटी सी चट्टान और एक विशाल और मृत प्रतीत होने वाले ब्रह्मांड पर तैर रहे हैं। यह एक पुराना और अप्रचलित प्रतिमान है जिसे अद्यतन करने की आवश्यकता है। हमें कुछ प्रमुख धारणाओं की फिर से जांच करने की जरूरत है और अपने लिए और मानवता के लिए इन पुरानी मान्यताओं को छोड़ना सीखना होगा। मैं भविष्य के वीडियो में इन प्रमुख धारणाओं को शामिल करूंगा, लेकिन आपको एक झलक दिखाने के लिए सबसे पहले इस विचार को खत्म करने की जरूरत है कि आप ब्रह्मांड से किस तरह अलग हैं। हमें सिखाया जाता है कि हम बाहर की दुनिया से अलग व्यक्ति हैं। बेशक, ऐसी धारणाओं और विश्वासों के साथ आप एक खोई हुई वस्तु की तरह महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। हालांकि हमें लगता है कि हम चारों ओर घूमने वाले स्वतंत्र प्राणी हैं, लेकिन हम वास्तव में अलग नहीं हैं। हम उस दुनिया से स्वतंत्र नहीं हैं जिसमें हम रहते हैं। हम दुनिया के साथ एक अंतरंग, अविभाज्य, सहजीवी संबंध में हैं। मनुष्य और प्रकृति एक ही है। हम वास्तव में इसका एक हिस्सा हैं, संपूर्ण का एक टुकड़ा। ब्रह्मांड आपसे बाहर नहीं है, आप इसमें हैं। आप ब्रह्मांड के उसी प्रकार हैं जिस प्रकार आपकी त्वचा की एक कोशिका आपके पूरे शरीर का कार्य है। हम ब्रह्मांड का एक पहलू हैं, इसलिए खुद को अलग करने और यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि आप एक विशाल बाहरी इकाई से घिरी एक अलग वस्तु हैं। आप उस इकाई से विकसित हुए और उससे अविभाज्य हैं। यदि आप कभी खोया हुआ महसूस करते हैं, तो बस याद रखें कि वो शक्ति जो सितारों का मार्गदर्शन करती है, आपका मार्गदर्शन करती है। आप प्रकृति का उतना ही परिणाम हैं जितना कोई तारा या ग्रह। यदि आप इसके प्रति प्रतिरोधी हैं, तो केवल विज्ञान पर विश्वास करें। फिर विचार करें कि हम सभी एक ही मूल कणों से बने हैं। या जैसा कि कार्ल सागन ने कहा, ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हम स्टारडस्ट से बने हैं। हम सब एक ही चीज का हिस्सा हैं, एक ही चीज। या यदि आप इससे अधिक गहराई में जानना चाहते हैं, तो आइए विचार करें कि क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। वास्तविकता में हर चीज पूरे समय और स्थान में फैलने वाली उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा के एकीकृत क्षेत्रों से बनी है। हम सभी क्षेत्रों के इस एकीकृत समूह का हिस्सा हैं, इससे अविभाज्य। यदि ब्रह्मांड एक विलक्षणता के रूप में शुरू हुआ, तो प्रत्येक कण एक साथ था और हर दूसरे कण के साथ संचार करने में सक्षम था। आप स्वयं को समझने वाला ब्रह्मांड हैं। इसके निहितार्थ चरम है। इसका मतलब ये है कि आप, असली आप, वो सब कुछ है जो आप देखते हैं और उससे भी कहीं अधिक। दूसरी प्रमुख धारणा जिसकी पुनः जांच करने की आवश्यकता है कि हमारी जीवन की संकीर्ण परिभाषा क्या है। सजीव और निर्जीव के बीच अंतर एक पारिभाषिक अंतर है। यह विभाजन वास्तव में हमारे दिमाग में बस एक अवधारणा है। यही कारण है कि जीवित क्या माना जाए इस पर इतनी बहस होती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि वायरस जीवित हैं जबकि अन्य कहते हैं कि वे जीवित नहीं हैं। हमारी रेखा सजीव और निर्जीव के बीच सदैव गतिशील प्रतीत होती है। इसका सदैव बाहर की ओर विस्तार हो रहा है। हम सोचते थे कि हम ही एकमात्र बुद्धिमान जीवित प्राणी हैं। फिर हमने इसे स्वयं से लेकर जानवरों, कीड़ों, पौधों, कोशिकाओं तक विस्तारित किया, और अब हम एक अर्थ में आपसे वायरस, बैक्टीरिया, बीजाणु और डीएनए अलाइव के बारे में पूछ रहे हैं। इस बात पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है कि जीवन क्या है, क्योंकि वास्तव में ऐसी कोई स्पष्ट रेखा नहीं है जहां आप कह सके कि यह जीवित है और यह नहीं है। हमारे पास इसकी परिभाषा है कि हम क्या सोचते हैं कि किसी चीज को जीवित रखने के लिए क्या आवश्यक है। जीवन जैसा कि हम इसे जानते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अधूरी जानकारी एवं समझ है कि बुद्धिमत्ता क्या है और जीवित होने का क्या मतलब है। क्या होगा यदि जीवन उस ब्रह्मांड में अधिक अंतर्निहित और मौलिक है जिसे हमने मान लिया है? ब्रह्मांड कोई स्थिर, यंत्रवत, भौतिक चीज नहीं है जैसा हम कभी मानते थे। ये लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर तैरने वाली मूर्खतापूर्ण बातों का समूह नहीं है। ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह होने का विचार न्यूटन के घड़ी की कल वाले ब्रह्मांड के विचारों से उत्पन्न हुआ। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड घड़ी की तरह स्थिर नहीं है, यह निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है, गति और विकास की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड एक घड़ी की तुलना में एक जीव से अधिक तुलनीय है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मांड एक जीव है, मैं बस ये कह रहा हूं कि यह एक घड़ी की तुलना में एक जीव की तरह अधिक व्यवहार करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में स्वयं किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता, जागरूकता या हमारी चेतना से भिन्न प्रकार की चेतना हो? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड इस तरह से जीवित है जो हमारे समझने की क्षमता से परे हमारे छोटे परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? ये कुछ उसी तरह है जैसे हमारे शरीर की कोई कोशिका नहीं जानती कि वो एक बड़े
अधिक जटिल अस्तित्व का हिस्सा है। यह विचार पिछले विचार से अच्छी तरह मेल खाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। यदि हम बुद्धिमान और जीवित हैं और ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, तो यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि ब्रह्मांड भी एक अर्थ में बुद्धिमान और जीवित है। मेरी राय में एक जीवित प्राणी मृत ब्रह्मांड का उत्पाद नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर यहाँ कई तर्क और प्रतिवाद किए जाने हैं, लेकिन इन विचारों को तुरंत खारिज न करें। यह आपको प्रतिमान लॉक के सतत चक्र में रखेगा। अपने विश्वास तंत्र के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ देर के लिए इस पर विचार करें। लोग अपने विश्वास तंत्र में फंस जाते हैं और अन्य दृष्टिकोणों पर विचार नहीं करते हैं, इसलिए सावधान रहें कि ऐसी गलती न करें। उन मान्यताओं को चुनौती देना डरावना है जो आपकी संपूर्ण वास्तविकता को आकार देती हैं। लेकिन खुले दिमाग रखें और नई जानकारी के लिए खुले रहें, भले ही वो आपके वर्तमान प्रतिमान के साथ संघर्ष करती हो। मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक अलग दृष्टिकोण दे रहा हूं। एक नया दृष्टिकोण जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, वो जो पुराने से अधिक आपके साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। ब्रह्मांड के बाहर एक ईश्वर है जो हर चीज या अधिक आधुनिक विश्वदृष्टि को नियंत्रित करता है। हम एक मृत यांत्रिक भौतिकवादी ब्रह्मांड में हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई उच्चतर शक्ति नहीं है। कई प्रकार की उच्च शक्तियां हो सकती हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। उदाहरण के लिए, ग्रह उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है जितना हमने तब सोचा था जब हमने इसे अपने मूर्खतापूर्ण छोटे मॉडलों में विभाजित किया था। ग्रह, तारे और ब्रह्मांड की वास्तविक बुद्धिमत्ता को पकड़ने और समझने के लिए हमारे मॉडल बहुत सरल हैं। यह एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता है। यही कारण है कि हम वास्तव में इसे समझ नहीं पाते हैं। हमने जो किया है वह बेहद जटिल चीज है और इसे समझने और समझाने के प्रयास में हमने इसके व्यवहार के बारे में कुछ सरल मॉडल बनाए हैं। फिर हमने उन मॉडलों को देखा और कहा कि बस इतना ही है। हम भूल गए हैं कि हमने हर चीज को अतिसरलीकृत कर दिया है। अब जब हम सरल मॉडलों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह ग्रह बहुत सरल और मौन है ना? ऐसा नहीं है। हम मूर्ख हैं जो हमारी समझ से परे एक बहुत ही जटिल चीज को लेते हैं और इसे एक अत्यधिक सरलीकृत मॉडल में बदल देते हैं और फिर मान लेते हैं कि बस इतना ही है। अभी हम ये समझना शुरू ही कर रहे हैं कि यह ग्रह क्या है। हम एक बुद्धिमान ब्रह्मांड में एक बुद्धिमान ग्रह और एक बुद्धिमान आकाशगंगा पर रह सकते हैं जो भौतिक ब्रह्मांड से परे बुद्धि की अभिव्यक्ति है। हम कुछ नहीं जानते, इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए खुला रहना चाहिए। हम पूरे दिन इन विचारों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन अंत में मेरा मानना है कि हमें दुनिया के एक नए अद्यतन मॉडल की सख्त जरूरत है। एक जिसमें हम मृत ब्रह्मांड में रहने वाले अलग अलग प्राणी नहीं हैं। हमारा विश्व दृष्टिकोण, हमारी विश्वास प्रणाली इस बात के मूल में है कि हम कौन और क्या हैं। ये सीधे तौर पर हमारी संस्कृति और मूल्य प्रणाली को आकार देता है। इसके साथ ही कहा गया कि कौन सा विश्व दृष्टिकोण आगे चलकर मानवता की बेहतर सेवा करेगा। एक जिसमें हम मानते हैं कि हम सभी इस बुद्धिमान, संभवतः जीवित प्रणाली का हिस्सा है। एक विश्व दृष्टिकोण जिसमें प्रत्येक भाग उतना ही महत्वपूर्ण, मूल्यवान और योग्य है जितना अगला। प्रत्येक का अपना उद्देश्य और मिशन है। प्रत्येक बिल्कुल सही है और अपने अनूठे तरीके से योगदान दे रहा है। हम में से प्रत्येक थोड़े समय के लिए यहाँ हैं, ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी अनूठी यात्रा का आनंद ले रहे हैं, और जब यात्रा समाप्त कर लेंगे तो हम स्रोत पर वापस जा रहे होंगे जहां से आप आए थे। या एक विश्व दृष्टिकोण जहां हम मानते हैं कि हम सभी एक मृत ब्रह्मांड में रहने वाले अलग अलग प्राणी हैं, जो हमारे अंदर स्वार्थी मानसिकता को जन्म देता है। एक विश्व दृष्टिकोण जो डर पैदा करता है क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में स्वतंत्र प्राणी हैं। मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं कि यह कैसे चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह विकासवादी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है। हम किसी बिंदु पर इस प्रतिमान से आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ मेरे अनुभवों पर आधारित मेरी राय है। बेशक आप अपनी राय रखने के हकदार हैं और मैं भी उनका सम्मान करता हूं। हम सभी को अपने विचार चुनने की स्वतंत्रता है। इन विषयों को भविष्य के वीडियो में अधिक विस्तार से शामिल किया जाएगा, इसलिए कृपया उन्हें जांचने पर विचार करें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो शानदार था, तो कृपया एक लाइक और शेयर करें।